अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये तफसीलात सामने आ रही थी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के लिए फिक्स करने या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने से मुताल्लिक आईनी तरामीम पर गौर कर रही है। इस हवाले से यह बहस भी शुरू हो गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के लिए फिक्स किया जाता है तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो रवा साल अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तकरीबन मजीद 2 साल का इजाफा हो सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल से बढ़ाकर 68 साल किया जाता है तो मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर 65 साल की उम्र के बाद भी यानी अक्टूबर 2024 के बाद भी मजीद 3 साल के लिए बरकरार रह सकते हैं। और आज बाकायदा हुकूमत ने जजिस की तकरीर से मुतालिक तो आईनी तरमीम का इशारा दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की ज़ेर सदारत आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याया आफरीदी शरीक हुए। इसके अलावा इजलास में वफाकी शरीयत अदालत और चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक भी मौजूद थे। और वजीर कानून ने आज बाकायदा जुडिशल कमीशन को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वफाकी शरीयत अदालतों के जजिस की तकर्री से मुतालिक हुकूमत आईनी तरमीम पर गौर कर रही है और जुडिशल कमीशन ने इस बात को अपने एलामिये का हिस्सा बनाया है। जुडिशल कमीशन की जारी करदा एलामिये के मुताबिक इजलास शुरू होते ही वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की और कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है जो जजेस की तकर्री से मुतालिक है। एलामिये के मुताबिक वजीर कानून का कहना था कि इम्कान है कि आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो जाए, जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने तजवीज़ दी कि क्योंकि हुकूमत आइन में तरामीम का सोच रही है तो मौजूदा इजलास को मौखर कर दिया जाए। और फिर जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन ने कमीशन का इजलास मुलतवी करने पर इत्तफाक किया एलामिये के मुताबिक, मगर कमीशन के अराकीन ने यह भी कहा है कि इससे जजिस की तकर्री का अमल नहीं रुकना चाहिए और मौजूदा रूल्स के तहत आला अदलिया में तकर्रियों का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। इस वक्त हुकूमत किन आइनी तरामीम पर गौर कर रही है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने अदालत में इदारों की मुदाखलत से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था और यह दावा किया गया था कि एक जज के घर से खुफिया कैमरे बरामद हुए हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों ये तफसीलात सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस वाक़े से मुताल्लिक वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को आगाह कर दिया था। इस बात में कितनी सदाकत है कि जब गुज़िश्ता हुकूमत थी PDM की, उसी वक्त आगाह कर दिया गया था। सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, मौखर कर दिया गया। आपने कहा कि आईनी तरमीम होने जा रही है, क्या आईनी तरमीम होने जा रही है? बहुत शुक्रिया शाहजेब जी। थोड़ा सा मैं इसे रीफ्रेज कर दूंगा। मैंने आज क्योंकि सारा कमीशन इकट्ठा था और उस पर ये 1-2 रोज की डिलिब्रेशन होनी थी, जो रूल मेकिंग की तजावीज़ थी उनको फाइनलाइज करना था, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, पार्टीज़, उनके क्योंकि मैनिफेस्टो में ये था जुडिशल रिफॉर्म्स का एजेंडा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन जो हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हैं वो भी और दीगर हमारे साथी जो हैं, इवन ये बात अपोजिशन ने भी मुख्तलिफ औकात में की कि जो मौजूदा तरीक़ेकार है आइन के आर्टिकल 175 में, उसमें जो पार्लिमान का या हुकूमत का किरदार है वो बिल्कुल उसको डिमिनिश कर दिया गया है, उसकी काफ़ी हद तक नफ़ी हो चुकी है और उसकी हैसियत पार्लिमानी कमेटी कीजिए वो एक रबर स्टाम्प से ज़्यादा नहीं है। हम कहते हैं कि ये बैलेंस होना चाहिए, जिस तरह पिछले निज़ाम में बैलेंस था कि तयनातियाँ जो हैं वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत ही करते थे, लेकिन उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तय हो गया था असूल कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मीनिंगफुल जो एडवाइस है या मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी जजेस अपॉइंटमेंट में। तो ये मामला एग्जेक्टिव और जुडिशरी की मुत्तफिका सोच के बाद किसी तरफ लगता था। जुडिशरी और एग्जेक्टिव जिस कैंडिडेट पे मुत्तफिक हो जाते थे वो तयनात होते थे और दुनिया भर में इस तरह है। 18वीं तरमीम में भी तकरीबन यही रखा गया था, लेकिन उसको लार्जर ज़रा उसका जो था एक तरह से कैनवस वो बड़ा कर दिया गया और उसमें स्टेक होल्डर्स बढ़ा दिए गए, जजेस बिठाए गए, जजेस के साथ बार के नुमाइंदे बैठे
और फिर अवामी नुमाइंदों को भी इख्तियार दिया गया कि वो रिजेक्शन भी कर सकते हैं और वो रेफर बैक भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब से मुनीर हुसैन केस आया, ये 2013 में मेरे ख्याल में आया था, 12 में उससे यकसर बदल दिया गया पहले 2 साल में ही। और उसके बाद फिर एक लाइन है लंबी कि मैं खुद पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, 8 मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस बैठ के कोई डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकमेंडेशंस। वो उसकी तौसीक नहीं करते थे तय्युनाती की, और सिंगल जज साहब किसी भी हाई कोर्ट में बैठ के रिट ज्यूरिसडिक्शन में उसको सेटिसाइड कर देते थे और फिर ओथ हो जाता था उन जज साहब का। ये कोई कन्फ्रंटेशन की बात नहीं है, बात असूल की है। हम चाहते हैं कि जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी ने ये एक्सरसाइज दुनिया भर में मिल के करते हैं, बल्कि कई ममालिक में जुडिशरी का रोल बड़ा डिमिनिश्ड है। आपने अमेरिकन सिस्टम देखा होगा, पार्लियामेंट्री हेयरिंग्स होती हैं, उसके बाद जजेस की कंफर्मेशन हो, और बहुत सारे ममालिक है, कईयों में मिक्स कमीशन है कि पार्लियामान और जजेस एक जगह पे बैठ के ये काम करते हैं। कई जगह पे हमारे वाला पुराना है कि चीफ जज भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को और वो अपॉइंट कर देते हैं। तो ये बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मतलब अगर आप 19वीं तरमीम में रबर स्टैम्प बना दिया पार्लिमानी कमेटी को, 18वीं तरमीम हुई 2010 में पीपल्स पार्टी के दौर में, मगर इफ्तिखार चौधरी साहब ज़्यादा इख्तियार चाहते थे और नून लीग ने अपना पलड़ा इफ्तिखार चौधरी के हक में डाला, जिसके बाद 19वीं तरमीम हुई और पार्लिमानी जो कमेटी थी वो रबर स्टैम्प बन के रह गई। तो अब क्या दोबारा आप 18वीं तरमीम की तर्ज पर ये करने जा रहे हैं और किन स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद ये तरमीम की जाएंगी? 18वीं तरमीम का जो बेसिक आइडिया था वो बड़ा खूबसूरत था, वो भी इसी तरह का था। तो अब इस पे वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं, अलाइज, उनकी नुमाइंदगी है, बार बॉडीज़ के जो एपेक्स बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं उन्हें दावत दी गई है। हम अपोजिशन से भी बात करेंगे ऑफ कोर्स, और अपोजिशन ने बारहा इस पे अपनी राय का इजहार किया है स्टैंडिंग कमेटीज़ में, पार्लियामेंट्री कमेटी के मिनट्स में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, इसमें बैलेंस होना चाहिए। तो ये नेक नीति से किया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि जो एतराज़ात आते हैं लोगों की तरफ से और जो हमारी एपेक्स बार बॉडीज़ हैं, संजीदा वकला हैं कि जी तय्युनातियाँ जो हैं उनका मयार वो नहीं है जो होना चाहिए, और मेरिट कंप्रोमाइज नज़र आया है हमें कई मौके पे, उसका तदारुक भी करना और उस इम्प्रेशन को ज़ायल करना ज़रूरी है। तो इस नीयत के साथ ये एक्सरसाइज शुरू की जा रही है। और इन खबरों में कितनी सदाकत है कि आप एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, आईनी तरमीम होगी जिसमें या तो चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी, 65 साल से बढ़ाकर? नहीं सर, अभी तो जो हमारे जिम्मे दिया गया है मैंडेट, जिस पे गुफ्तगू हुई है वो इसी हद तक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आइन में जिन पे गुफ्तगू हो सकती है अगर सारे लोग और पार्लियामान में कंसेंसस हो जाए। मैं इस पे अभी इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे ये अभी तक टास्क बतौर लॉ मिनिस्टर के सौंपा नहीं गया। इस पे मैं सुन रहा हूँ कुछ अरसे से मुख्तलिफ कॉर्नर से कि जी ये एक तजवीज़ है। मैं इसको यकसर मुस्तरद इसलिए नहीं करूँगा कि कल को कोई किसी कॉर्नर से अगर ये तजवीज़ आती है किसी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या किसी हवाले से भी, तो उनका हक होगा। अब ये तजवीज़ क्योंकि पिछले 2-3 माह में गर्दिश कर रही है, पहले भी इस पे बात होती रही है कि आया जो ये सबसे बड़ा ऑफिस है अदलिया का, इसमें कई दफ़ा बहुत हमारे पास ऐसे वक्त आए हैं और ऐसे काबिल लोग आए हैं कि जिन्हें इंस्टीट्यूशन को संवारने का मौका था लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर मादी में चले जाए, कि जैसे एक लंबे दौर के बाद जब चेंज आई जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब की रिटायरमेंट के बाद, तो जस्टिस सदक गिलानी और जस्टिस नासरुल मुल्क यके बाद दीगरे आए, लेकिन उनका जो मुद्दत था तय्युनाती की वो साल से कम या साल के लगभग थी। कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को सिर्फ 15 रोज़ या 35 रोज़ मिले। तो ये उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इस पे बार बॉडीज़ की अपनी राय है, मुख्तलिफ लोगों की राय है, लेकिन मैं आई एम स्टेटिंग ऑफिशियली स्टेटिंग कि मुझे ऐसी कोई अभी इंटरेस्टमेंट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। मतलब ये बताएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के हवाले से खबर सामने आई कि जब गुज़िश्ता बरस उनके घर से खुफिया कैमरे निकले, आपकी पिछली हुकूमत थी, आप ही लॉ मिनिस्टर थे, अटॉर्नी जनरल भी यही थे, और उन जज साहब ने
आपको भी बताया, बतौर लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल साहब को भी बताया, आपने तशवीश का भी इजहार किया, लेकिन फिर कुछ नहीं किया। फिर उन जजेस ने आपके इस हुकूमत में आके खत लिखा है और कमीशन बनने का मामला आया और फिर अदालत ने सू मोटो लिया। मैंने जी वजीर आजम अनवार काकड़ साहब ने शायद 13 या 14 अगस्त को ओथ लिया था और हमारी काबीना तहलील हो गई थी उससे पहले 3-4 रोज पहले 9 अगस्त को शायद तहलील हुई थी काबीना। और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छुट्टी पे चला गया था बच्चों के साथ गिलगित बिल्तिस्तान में। वहां से मैं वापस आया 20 या 21 अगस्त को, तो मुझे मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं एक दो, उन्होंने कहा कि कुछ तरह की बात हुई है। तो हमारे जाहिर है ये सारे जज साहबान हम इकट्ठे रहे हैं बार में, हम लोग बार पॉलिटिक्स इकट्ठे करते रहे हैं, बार में सोशलाइज इकट्ठे करते, टी रूम चाय कॉफ़ी इकट्ठे पीते थे। तो उस हवाले से बिल्कुल मेरी बात हुई उनसे, लेकिन मैं उस वक्त वजीर कानून नहीं था और नए वजीर कानून अहमद इरफान साहब मेरे ख्याल में कुछ 10 दिन से चार्ज ले चुके थे। तो मैंने उस पर ज़रूर अपनी दुख तकलीफ का इजहार किया और मैंने कहा कि हाँ इसका पता होना चाहिए क्यों और किस तरह है। और फिर मैंने जो एक दो दोस्तों से, रेलेवेंट लोगों से मैं बात कर सकता था गैर सरकारी तौर पे, नॉट इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी, मैंने ये सारा, पिछले दिनों में भी कुछ ये बात हुई और कहा गया कि वो अवेलेबल नहीं थे। मैं सर आपको बताता चलूं कि मेरे एक अजीज की वफात हुई और मैं 2-3 रोज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा अपने गांव में। मुझे किसी ने दोस्त ने बताया कि आपने मेरी राय लेना चाहिए और फिर आपने बताया कि वो अवेलेबल नहीं थे इतला के बावजूद। तो वो मैं ज़रा एक दफ़ा वजाहत कर दूं। और ये फिर मैंने सोचना शुरू किया, फिर मैंने वो सारी डेट्स अपनी, ज़ाहिर है हमारे कोई चीज़ टेलीफोन में निकल आती है, कोई मैसेज हुआ किसी दोस्त से, तो मुझे अच्छी तरह फिर ये अब याद है कि ये 21 अगस्त को मुझे इस बाबत पता चला। तो मैंने खुद एक दोस्ती के नाते के तौर पे राब्ता भी किया, उन्होंने मुझसे बात भी की। फिर मैंने एक दो दोस्तों को जिनसे मैं कह सकता था उस वक्त, उन्हें कहा कि भाई आप भी इस चीज़ का ज़रा पता करें, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मेरे बात करना मुनासिब नहीं है क्योंकि मामला अब सब जुडिस है। सिर्फ आपके इल्म में ये खुफिया कैमरों वाली बात लाई गई थी या इसके अलावा भी दीगर मामला लाए गए थे जो जजेस ने अपने खत में बयान किए? नहीं कोई बात, मैं तो बड़ा एक्सेसिबल था, अवेलेबल था तमाम जजेस को। मैं आज भी आपके तवस्सुत से ये बात कर रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स ब्रिज होते हैं और लॉ मिनिस्टर्स भी किसी हद तक इसलिए एक्सेसिबल होते हैं कि हम लोग सारी उम्र इकट्ठे रहे होते हैं। इंसानी रिश्ते हैं ना जी, अपना रोल अपना, लेकिन हम लोग एक राब्ते के तौर पे अदलिया के साथ बाकी पार्लियामेंटेरियंस की निस्बत ज़्यादा कुर्बत होती है हमारी। हम कमेटीज़ में इकट्ठे होते हैं। एज अ लॉ मिनिस्टर मैं पार्ट हूँ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। एज अ लॉ मिनिस्टर मैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन में हमारी नुमाइंदगी होती है। एज अ लॉ मिनिस्टर मैं फेडरल जुडिशल एकेडमी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसके चेयरमैन, तो हम लोग एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होते हैं और मीटिंग्स में, इन तकरीबात में हमारा रोज़ का आना जाना होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ हो तो वो ज़रूर डिस्कस हो जाया करती है। लेकिन ये जो मामला आपने कहा, ये मामला 20 या 21 अगस्त 2023 का है, जब मुझे वजारत छोड़े कोई 2-1 हफ्ते हो चुके थे जी। अब अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब किया है, 7 मई को समाअत है, क्या जवाब होगा हुकूमत का? वो जी अटॉर्नी जनरल साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम ये भी बिल्कुल बिलीव करते हैं कि एज अ टीम मेंबर जो इंस्ट्रक्शंस वो लेना चाहें और फिर उसके बाद जो वो ड्राफ्ट तैयार करें वो उनकी सवाबदीद है। बड़े माशाल्लाह काबिल और मुतहम्मिल मिजाज अटॉर्नी जनरल हैं हमारी हुकूमत के, मंसूर अवान साहब। इसका ज़्यादा बेहतर जवाब वो देंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब और हमारी काबीना इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का, और हर माशरे के लिए ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारी हुकूमत की कम से कम ना ये पॉलिसी रही है और ना है कि हम गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस और दबाव डालें। हमने तो खुद बल्कि रिसीविंग एंड पे रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ पिछले सालों में हुआ, हम खुद रिसीविंग एंड पे हैं।
और ये हुकूमती पॉलिसी ना रही है, ना है और ना होगी। वैसे मगर इस वक्त आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पर एक भरपूर प्रोपेगेंडा 6 जजेस के खिलाफ, खासतौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ हो रहा है, जिस पर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि अटॉर्नी जनरल साहब खुद कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के सारे मामला क्लियर हैं, मैं उनका उस वक्त साथ रहा हूं, पार्टनर रहा हूं, मैं खुद जाती तौर पर उनके सारे मामला देखे थे, अगर नोटिस होता है तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होऊंगा और जस्टिस बाबर सत्तार का दिफा करूंगा इस हवाले से। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं उस पे ना मैं महफूज हूँ, ना आप महफूज हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ जो जो कुछ होता रहा है सोशल मीडिया पे, मेरे पे पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगते हैं। ये तो हमारे अपने ज़मीर को और हमें पता है ना शाहज़ेब भाई कि हम क्या और कौन है। सोशल मीडिया को मैं तो संजीदा नहीं लेता, इसलिए कि उसका ना सोर्स समझ आती है। कोई युगांडा में बैठा हुआ है, कोई रवांडा से कर रहा है, कोई न्यूयॉर्क से कर रहा है, कोई लंदन से कर रहा है। हाँ, हुकूमती सतह पे अगर कोई ऐसी चीज़ हो, माजी में ये हुआ कि सिटिंग जज साहिबान के खिलाफ हुकूमतों ने रेफरेंसेस फाइल किए और वो फरीक बने। पीछे आपको याद होगा एक मौजूद जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ, एक रेफरेंस आया, दूसरा आया, बहुत सारी तजावीज़ आई हुकूमत में भी। लोगों ने कहा कि जी हमें इसमें फरीक बनना चाहिए, ये बदउनवानी का केस है। एज अ लॉ मिनिस्टर मैंने अपोज किया, मैंने कहा नहीं, ये हुकूमतों का काम नहीं है कि इस तरह के रेफरेंसेस फाइल करना। हुकूमत एक न्यूट्रल फरीक के तौर पे इसमें रहे। अटॉर्नी जनरल साहब को जो आइन में जिम्मेदारी दी गई आर्टिकल 209 में वो पूरी करें। अगर उसे अदालत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसे प्रोसिक्यूट करना चाहती है तो अटॉर्नी जनरल को हाजिर होना चाहिए। हमें गैर ज़रूरी फरीक नहीं बनना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस की मैं बात कर रहा हूँ और आपको पता है कि वो कंप्लेंट्स डिफरेंट कॉर्नर से आई, कुछ बार्स ने की, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने की, उस पर कार्रवाई हुई, जो फैसला हुआ हुकूमत ने उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नमेंट की ये कतन पॉलिसी नहीं है कि वो जजेस की पिक एंड चूज करे और उनके खिलाफ रेफरेंसेस करे या उनके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन करे। तो फिर आप यानी इस प्रोपेगेंडे को इंडोर्स नहीं करते हैं, जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनकी राय को इंडोर्स करते हैं इस हवाले से? देखिए, बाबर सत्तार साहब एक पढ़े लिखे, एक काबिल जज हैं। बाकी हर शख्स का एक अपना मिजाज होता है। कुछ लोग हैं जो रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं और वो समझते हैं कि मुनसिफ को बहुत मुतहम्मल मिजाज होना चाहिए और उसके मिजाज में सख्ती नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों में ये चीज़ नहीं होती। मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं दूंगा बिकॉज इट्स नॉट माय डोमेन। अटॉर्नी जनरल साहब की क्योंकि वो एज ग्रुप भी हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने काम किया हुआ है एक फील्ड में, कॉर्पोरेट साइड पे उन दोनों का अच्छा काम था। वो उनके ज़ाती असासों और मामलात से आगाह है, मैं आगाह नहीं हूँ सर। उन्होंने अगर उस पर राय दी है तो बहुत अच्छा किया है। आदमी को बिल्कुल क्लियर हेडेड होना चाहिए। मुझे अगर किसी चीज़ का पता है तो मैं आज भी कहूँगा कि जस्टिस फारिक जहांगीरी जो है उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है बार में। वो बार के प्रेसिडेंट थे जब मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में था, फिर वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, उस कैपेसिटी में मैं उनसे मिलता जुलता रहा हूँ। वो एक बड़े बैलेंस्ड और बहुत मुतहम्मल मिजाज इंसान है और मेरा उनसे जो एक हमारा हर इंसान का एक सोशल रिश्ता होता है किसी शख्स से, मेरी नज़र में उनके लिए बहुत सारी इज्जत है। ये तकलीफ दे मामलात हैं जो भी इस चिट्ठी के ज़रिए सामने लाए गए हैं और हमने तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे एक इंतहाई गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ा जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कमीशन अपॉइंट कर दिया था कि अवाम के सामने हकायक सामने आ जाए अवाम के। बाहर कैफ वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाद में आया, उन्होंने कहा कि हम इसे टेकअप कर रहे हैं जुडिशल साइड पे। अब ये मैटर सब जुडिस है, अटॉर्नी जनरल साहब मुआवजत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अच्छा, ये आखिरी मामला 8 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज किया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह जब ये समाअत करेंगे, तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में मिल जाती हैं तो बाकी नशिस्तों पर बाकी सूबों में मरकज़ में सवाल पैदा हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? शाहज़ेब भाई, मेरे ख्याल में मुझे बतौर वज़ीर कानून इस पे बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही एक डेलिकेट मामला है जो सब जुडिस है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 5 मेंबर जजमेंट आने के बाद और उन्होंने चॉइस किया था पीटीआई ने कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी है, उन्होंने ये
तय किया था कि उन्होंने कहाँ पे, आइडियली उन्हें इस्लामाबाद में पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी। वो चॉइस करके पेशावर गए थे क्योंकि उन्हें माजी में कुछ फैसले वहाँ से मिले थे। वहाँ पे लार्जर बेंच ने बहुत तफसील से सुनने के बाद एक बहुत वेल रीजन्ड जजमेंट दी। मैं इस केस में एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन के पेश होकर बहस भी कर चुका हूँ। जो मौजूदा आईनी स्कीम है उसको सामने रखते हुए वो पार्टी जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जिसने अपनी रिजर्व सीट्स की फहरिस्त जारी नहीं की, बतौर वकील मेरी नज़र में वो किसी रिजर्व सीट की हकदार नहीं है। बाकी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, वो देखेंगे कि उसके पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में क्या नकायस है, वो उसे अपहोल्ड करते हैं या अदरवाइज जाते हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर कानून की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी। इमरान खान ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें फिर अस्करी क़यादत पर तनकीद की है, मगर आज फिर मुज़ाकरात की भी बात की है। एक ब्रेक के बाद इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और बातचीत के बारे में तहरीक इंसाफ के दावे तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और एक सिमत या एक बयानिया नज़र नहीं आ रहा है। पहले दावा किया गया कि ना कोई डील करेंगे ना कोई ढील लेंगे, यानी मुज़ाकरात किसी भी नहीं करेंगे। फिर दावा बदला और इमरान खान के करीब समझे जाने वाले शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि अगर PTI को डील हो सकती है तो वो सिर्फ सियासी क़ुव्वतों से डील हो सकती है। मगर फिर दावा बदला और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार करने लगे और शहरयार आफरीदी ने तो खुलकर कहा कि PTI सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से ही बात करेगी। इस दौरान बातचीत और मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई। अडियाला जेल में इमरान खान की मंजूरी से तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात के लिए टास्क दे दिया। खुद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का इख्तियार नहीं दिया और आज भी उन्होंने यही बात दोहराई है। जबकि इस दौरान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा ये कहते हुए नजर आए कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं मगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया। और फिर कल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होगा तो ही इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करेगी, अभी PTI को मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर कल ही खुद इमरान खान ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखकर एक दफ़ा फिर बराह रास्त फौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसमें खुद को और बुशरा बीबी को कुछ भी होने की सूरत में उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी सवाल उठाया गया है। यानी एक तरफ इमरान खान की इजाज़त से और उनकी हिदायत पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि खुद इमरान खान भी मुसलसल मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। आज भी इस ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दूसरी तरफ उन्होंने बराह रास्त फौजी क़यादत का नाम लेकर उन पर कड़ी तनकीद करने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और सख्त से सख्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात का रास्ता कैसे निकलेगा, बर्फ़ कैसे पिघलेगी। साथ ही सवाल भी उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की ख्वाहिश से इस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद इमरान खान दोबारा जारहाना मूड में चले गए हैं। कल इमरान खान का टेलीग्राफ में सख्त इल्ज़ामात पर मबनी आर्टिकल छाया हुआ था, मगर आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फिर कहा कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। ये तीन नाम डील के लिए नहीं बल्कि बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। तीन जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है, डील जेल से बचने के लिए की जाती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि 18 महीने से कह रहा हूँ कि बातचीत के लिए तैयार हूँ। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशा खाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बना कर ले आएँ। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक उन्होंने इमरान खान से सवाल किया कि आप एक तरफ कहते हैं कि डील नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जो नाम मैंने तजवीज़ किए हैं वो डील नहीं बल्कि बातचीत ही करेंगे। ये लोग इनफरादी हैसियत में भी बातचीत कर सकते हैं, मैंने कोई बाकायदा कमेटी नहीं बनाई है। इमरान खान ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि मैंने मुज़ाकरात के लिए ना किसी रिटायर्ड जनरल को टास्क दिया है, ना ही किसी सियासतदान को कोई टास्क दिया है। जबकि आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान भी एक दफ़ा फिर ये कहते हुए नजर आए कि इमरान खान और हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक ना मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ना ही हमें किसी ने कोई पैगाम भेजा है, ना ही हमने किसी को कोई पैगाम भेजा है। मगर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर इमरान खान को गुस्सा आ जाता है। इमरान खान कहते हैं कि पहले हमारा मैंडेट वापस करें और बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम बातचीत करेंगे। जब डील की लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। उन्होंने कहा शुरू से मैं एक ही बात कर रहा हूँ, मैं कितनी दफ़ा आपको बताऊँगा कि आप पहले मैंडेट वापस करें जो हमारा चोरी किया है, और जो हमारे बेगुनाह लोग कैद में हैं, जो 1 साल से इतनी मुश्किलात उनके ख़ानदान काट रहे हैं, उनको रिहा करें। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर हम बातचीत करेंगे।
हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल साहब। शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शहजाद इकबाल साहब, ज़ाहिर है बात करेंगे नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे, बातें होती रही। आपके प्रोग्राम में बराह रास्त शहरयार आफरीदी ने जब ये कहा कि बात करेंगे तो सिर्फ आर्मी चीफ और डीजी ISI से करेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात को इंडोर्स करता है, कोई ज़ाती राय कहता है, दीगर रहनुमाओं को भी आपने इंटरव्यू किया। ये कोई मेथड नज़र आ रहा है आपको या कन्फ्यूजन है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से कोई मेथड नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें हैं। पार्टी कायद ये कहते हैं कि इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस मौजू पे कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होनी है नहीं, सिर्फ मखसूस लोग बात करेंगे। तब भी आपने देखा है कि आप जिस रहनुमा से सवाल करेंगे वो इस पर बात करने के लिए तैयार होता है। तो वो डिसिप्लिन का फुकदान भी नजर आ रहा है। जो रहनुमा आता है उसकी समझ में जो है, जो वो इमरान खान उसको मीटिंग में बताते हैं, वो आके फिर मीडिया पे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई मेथड नहीं है, इसमें टोटल कन्फ्यूजन है। और एक चीज़ कॉमन है लेकिन इन तमाम बयानात में, वो ये है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने की जो ख्वाहिश है वो बढ़ती जा रही है और उसको वो पब्लिक करने के लिए भी तैयार हैं। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि इमरान खान को उनके वकला बता रहे थे कि अप्रैल के आखिर में आप रिहा हो जाएंगे, आपकी बेल हो जाएंगी, लेकिन आपको पता है कि अदालती जो मामलात हैं अब उसमें ताखीर हो रही है। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं नजर आता कि इमरान खान के तमाम केसेस जिसमें उनको सज़ा हो चुकी है उससे वो बेल हासिल कर लेंगे, या जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो भी कोई उनके फेवर में फिलहाल जाता हुआ ऐसा नहीं नजर आ रहा है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ में एक ये उम्मीद थी कि अब क्योंकि मैंडेट हमें मिला है तो शायद अगर कोई हुकूमत बन भी जाए तो वो शायद ज़्यादा अरसे चल नहीं सकेगी और उसको खतरात लाक होंगे। फिलहाल ऐसा भी कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, क्योंकि जो माशी एतबार से भी लोग बात करते हैं उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक पेज पर है और एक साथ वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो सक्सेस और फेलियर जो है वो उसका तयन साथ साथ ही होगा। तो मेरे ख्याल से ये दो रीजंस है जिसकी वजह से अब ज़्यादा इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। लेकिन इमरान खान खुद ये भी कहते हैं कि मैं तो इतने टाइम से वेट कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा मुझसे। और ये बड़ा ऑब्वियस है, एक होता है कि प्रेशर बढ़ाना, जिसका कल हामिद खान साहब आपके शो में जिक्र कर रहे थे, या हमने देखा था कि गुजरांवाला तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने प्रेशर बढ़ाया। लेकिन जब इमरान खान जो आप कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट रिपोर्टर से बात करें या टेलीग्राफ का आर्टिकल, वो तो ऐसा लग रहा है कि अपनी कश्तियां जला रहे हैं, क्योंकि प्रेशर तो एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है। अगर आप नाम लेके तनकीद करेंगे तो फिर सामने वाला क्यों बात करेगा। और कल जो आर्मी चीफ का भी आपने पैगाम था वो भी बड़ा वाज़ेह था, जिसमें उन्होंने फ्री स्पीच के हवाले से बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें तो पता है कि हमारा दायरा कार क्या है, दूसरों को भी ये पता होना चाहिए। और ये भी उन्होंने वहाँ पे ऑफिसर से कहा कि भाई ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसमें आप ना बह जाएं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस है। जिस लेवल पे इस वक्त बातचीत चली गई है, मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात के इम्कानात हैं। और एक माहौल होता है शहजाद, जाहिर है इस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं है, मगर क्या आगे जाके आपको लगता है कि जिसमें तहरीक इंसाफ ये प्री कंडीशन के साथ मुज़ाकरात में जाए कि जी पहले आप हमारे लोग छोड़ेंगे, ये केसेस ख़त्म करेंगे, हमारा मैंडेट तस्लीम करेंगे, हमारी सीटें हमें वापस देंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे? नहीं, अगर शाहजेब ऐसा हो जाता है तो फिर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं पैदा होती ना। यही तो बेसिकली तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है। अगर उसी शराइत को आप प्री कंडीशन के तौर पर रखेंगे कि आप मैंडेट वापस करें, लोगों को छोड़ें, तो फिर बातचीत करने के लिए रह क्या जाएगा? उसके बाद क्या आपने बातचीत करनी है? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये कह रही है कि देखिए बातचीत हमें सिर्फ ये करनी है कि हर आईनी इदारा जो है वो अपने आईनी हुदूद में रहेगा, हमें कोई डील नहीं करनी, कोई बातचीत नहीं करनी। देखिए अगर जेन्युइनली चाहे तहरीक इंसाफ हो या कोई और सियासी जमात हो, वो ये ख्वाहिश रखती है कि एक पाकिस्तान का आइन है, उसके आइन के तहत हमें चलना है, हर किसी को अपने दायरे कार में रहना है, तो फिर इसके लिए तो एक कलेक्टिव तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होगी, जिसमें जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, ऑपोजिशन में, उन सबको साथ बैठना पड़ेगा और दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी बैठना पड़ेगा। क्योंकि शाहजेब जब भी कोई जमात खुफिया मुज़ाकरात करेगी या फिर सिर्फ ये कहेगी कि हमें सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, तो फिर वो बातचीत डील के लिए ही होगी। आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब ये नारा लगा रहे थे कि वोट को इज्जत दो, और बिल्कुल उनका स्टांस ये था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आके बता दिया कि हुकूमत आते ही पीटीआई की 6 महीने में हमारी बातचीत शुरू हो गई थी, और इवेंचुअली वो बातचीत क्या निकली, वो भी कहीं ना कहीं से मुज़ाकरात करके डील करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर तहरीक इंसाफ वाकई ये समझती है कि उनको एक आईनी इश्यूज पे बातचीत करनी, तो वो तो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं चाहते। मगर क्या फिर नवाज शरीफ की ही स्ट्रेटजी से इमरान खान ने ये बात निकाली है कि नवाज शरीफ साहब उस जमाने में एक दरवाजा बातचीत का खुला रखा हुआ था, लंदन जाके तकरीर में तनकीद भी करते थे जनरल बाजवा पर और जनरल फैज हमीद पर, और वो वाकई बैकफुट पर गए और फिर रास्ता भी निकला। तो क्या यही स्ट्रेटजी है जिसको इमरान खान भी फॉलो कर रहे हैं कि जी ठीक है मुज़ाकरात भी करने को तैयार हूं और तनकीद भी कर रहे हैं?
एक तो मुझे लगता है शाहजेब शख्सियात का बड़ा फ़र्क है। आपने भी फॉलो किया है जनरल बाजवा का 6 साल का फ़र्क, बैक एंड फोर्थ करते थे उनके बारे में शुरू से। उस वक्त की ऑपोजिशन यानी नू लीग भी ये कहती थी कि उनकी किसी बात पर रिलाई नहीं किया जा सकता, तो मेरे ख्याल से उन पर दबाव डालना जो है वो ज़्यादा निस्बतन आसान था। और दूसरा, हिकमत अमली में भी फ़र्क है। जैसे मैंने कहा, गुजरांवाला की एक वन ऑफ स्पीच थी जहाँ पर नाम लिया गया और जिम्मेदारी जो है जनरल बाजवा उनकी टीम पर उस वक्त डाली गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि तसल्सल के साथ उनका नाम लेके उनको जो है जिम्मेदारी डाली जाती थी उन पर। यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स होती तो मेरे ख्याल से लहजा फिर भी थोड़ा मुख्तलिफ होता, कहीं ना कहीं गुंजाइश होती। यहाँ पे तो खान साहब जो है वो मुसलसल कोर्ट रिपोर्टर्स से या टेलीग्राफ का आर्टिकल हो या गार्डियन का आर्टिकल हो, वहाँ नाम लेके तनकीद कर रहे हैं। तो इस हद तक अगर वो बयानिए को आगे लेके चले गए हैं तो इसको सिर्फ हीट बढ़ाना तो नहीं कहेंगे। ये तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि शायद वो उस एंड पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे बातचीत मुश्किल हो जाए। फिर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। रवा माली साल के इब्तिदाई 10 माह में टैक्स हदफ से कम इकट्ठा करने के बाद अब एफबीआर की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और ताजिर दोस्त स्कीम में नाकामी के बाद एफबीआर की जानिब से नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने की स्ट्रेटजी भी नाकाम होती नजर आ रही है। और यह सब इस दौरान हो रहा है जब एफबीआर के ग्रेड 21 और 22 के 25 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ओएसडी कर दिया गया है। और इस फैसले के खिलाफ इन एहलकारों ने कानूनी एक्शन लेने का इरादा किया है। मंगल को एफबीआर ने पीटीए को 6.5 लाख नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने की हिदायत की थी और पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों को इस हवाले से 15 मई को अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने का कहा था। और अब तक सामने आने वाली इतलात के मुताबिक पीटीए और टेलीकॉम कंपनियां एफबीआर के इस ऑर्डर पर फौरी अमल दरामद करने से कतरा रही हैं। पीटीए का कहना है कि एफबीआर का हालिया फैसला फिलहाल पीटीए की जानिब से ज़ेर गौर है। हम इस मामले पर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं। हमारा मकसद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मुतल्लिका कानूनी दफात को मद्देनजर रखते हुए इस हवाले से इकदाम उठाना है ताकि टेलीकॉम सारिफिन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि एफबीआर का ख़त ईमेल के जरिए पीर की शाम को मौसूल हुआ है। ख़त का जायज़ा लेकर इस पर कोई फैसला करेंगे। जबकि इस हवाले से तर्जुमान पीटीसीएल के बयान के मुताबिक हम एफबीआर की जानिब से टैक्स नॉन फाइलर्स के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक तकरीबन 5 लाख सिम कनेक्शंस को ब्लॉक करने के हवाले से हालिया हिदायत का बगौर जायजा ले रहे हैं। ये मामला हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और हम मुतल्लिका कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में इस हुक्म का जायजा ले रहे हैं। हमारी तरजीह सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुतल्लिका कानूनी दफात की तामील को यकीनी बनाना है। हम इस मसले को मौसर और जिम्मेदाराना तरीके से हल करने के लिए पीटीए के साथ करीबी राब्ते में हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक और उसके बाद एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पाकिस्तान के लिए एक से ज़ायद अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं। खुजदार प्रेस क्लब के सदर कातलाना हमले में शहीद हो गए हैं, जबकि मुख्तलिफ मुल्की और आलमी इदारों ने पाकिस्तान में इजहार राय की कम होती हुई आज़ादी पर शदीद तनकीद की है। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी और न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को धमकियाँ मिलने पर भी मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारों ने तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान में सहाफ़त की सूरत हाल पर मुख्तलिफ इदारों की तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 180 ममालिक में से 152वें नंबर पर आ गया है। आरएसएफ ने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और प्रेस फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त खतरात में घिरी हुई है। साबिक वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की मुहाज़राई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आई, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासिर की इज़हार राय की बर्दाश्त कम होती चली गई। गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में 4 सहाफ़ी कत्ल कर दिए गए और 104 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 200 से ज़ायद सहाफ़ियों को नोटिस भी मिले। जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और मीडिया मुलाजमीन काम के महदूद माहौल और खुद पर आयद की गई सेंसरशिप के तेजी से फ़रोग़ पाते कल्चर की शिकायत करते रहते हैं। उन्हें फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान धमकियाँ दी जाती हैं, उन पर हमले किए जाते हैं और उन्हें लापता कर दिया जाता है। सज़ा से इस्तिस्ना से मुताल्लिक ताज़ा तरीन आलमी गोशवारे में पाकिस्तान उन ममालिक में 11वें नंबर पर है जहाँ सहाफ़ियों को बिला खौफ कत्ल कर दिया जाता है और मुजरिमों की कोई जवाबदेही नहीं होती। इसके अलावा आज बलूचिस्तान से भी एक अफसोसनाक खबर आई है। खुजदार में सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में खुजदार प्रेस क्लब के सदर सिद्दीक मेंगल शहीद और 10 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से मजीद 2 जख्मी भी दौरान इलाज दम तोड़ गए। जबकि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को धमकियाँ मिलने पर भी मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारों ने तशवीश का इजहार किया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी हुक्काम को मारूफ टेलीविजन एंकर हामिद मीर को जान से मारने की धमकियों और ऑनलाइन हिरासा करने की फौरी और गैर जानिबदारी से तहकीकात करनी चाहिए और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने ट्विटर पर लिखा है कि यूरोपीय यूनियन
सहाफ़ियों के खिलाफ पेशावराना जिम्मेदारियां निभाने पर धमकियों समेत तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयों की सख्ती से मजम्मत करता है, चाहे वो रियासत, मुनज़्ज़म गिरोहों या अफराद की तरफ से हो। ऐसे जराइम के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बयान में कहा है कि HRCP को यह जानकर तशवीश हुई है कि मुमताज़ सहाफ़ी हामिद मीर को हाल ही में आज़ादाना तकरीर की हिमायत करने पर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं और रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजरिमों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।